वेलकम। आप लोगों का वापस से स्वागत है एक नए सेशन में। आज लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ पे टॉपिक छोड़े थे, आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले आप लोग अपना कीमती रिप्लाई दे दीजिएगा ताकि हम लोगों को पता चले कि सब कुछ जो कुछ भी है, आवाज़ आप तक सही-सही पहुँच रहा है और सारा कनेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक-ठाक है। एक बार आप लोग बता दीजिएगा, ऑल ओके है कि नहीं? आप लोग बताइए, एक बार लिख दीजिए ओके, ओके, ऑल ओके, तो हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएँगे। आपके कीमती रिप्लाई के लिए हम लोग रुके हुए हैं। राधे, राधे, प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम, राधे, राधे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ऑल ओके? सौम्या जी, नाज़नी परवीन जी, पल्लवी जी, सुहानी जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ऑल ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले लास्ट क्लास को रिवाइज़ करके आए होंगे और क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग अपने आराध्य देव को याद कर लेते हैं ताकि हमारा क्लास में पूरा पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे, ठीक है? और जिस उद्देश्य से हम लोग अपने इस अथक यज्ञ में आहुति एक-एक करके दे रहे हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो, वो पूरा सफल हो सके। ठीक है? अपने आराध्य को याद करते हुए, गुरुजी को याद करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों का टेस्ट एक छोटा-सा हम लेने जा रहे हैं। टेस्ट ये है कि प्रीवियस क्लास आप लोग रिवाइज़ करके आए हैं कि नहीं आए हैं? ऑल ओके, वेरी गुड। तो आप लोग बताइएगा कि पिछला क्लास आप लोग रिवाइज़ किए थे या नहीं किए थे? सुनीता जी ऑल ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, आप बताएँगे कि हम लोग टॉपिक कहाँ पे खत्म किए थे? वास्को डी गामा पूरा पढ़ लिए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था और किस बंदरगाह पे आया था? ईयर और बंदरगाह का नाम लिखने का कष्ट करेंगे। ठीक है, राधे-राधे हो गया। अब आप लोग एक रिवाइज़ करके आए हैं तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप रिवाइज़ किए हैं तो आपको याद होगा। फटाफट लिखिएगा, कब और कहाँ आए थे? क्योंकि ये सारा कुछ वास्को डी गामा के बारे में हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए थे। गुड इवनिंग, अनुपम प्रकाश जी वेरी गुड इवनिंग। 1498 बंदरगाह का नाम बता दीजिए कहाँ पे लिखे आए थे? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, उम्मीद है कि सभी लोग रिवाइज़ करके आए हुए हैं और उसके आगे हम चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या हम लोग अपना बहुत सारा टॉपिक खत्म कर लिए थे और हमारे मुख्य रूप से जो बचे हुए थे आज नेक्स्ट ये भारत में पुर्तगाल के प्रभावशाली गवर्नर को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। बाकी बाकी इससे पहले का सारा क्लास हो गया है। जो लोग आज पहली बार हमसे कनेक्ट हो रहे हैं या एप्लीकेशन पे जुड़ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि इससे पहले वाला जो क्लास है उसको बिल्कुल रिवाइज़ करके यहाँ पे आएँगे, ठीक है? और अभी हम लोग ठीक है? और उसके आगे प्रभावशाली गवर्नर के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा-सा रिकॉल कर लेते हैं कि हेनरी द नेविगेटर जिसने शुरुआत किया नए-नए जगहों को खोजने के लिए, हम लोग वहाँ से पढ़ना शुरू किए थे जिसमें सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज़ आए थे, जो केप ऑफ गुड होप तक ही पहुँच के रह गए थे, वहाँ से वो वापस चले गए थे। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस निकले जो क्या किए निकले थे तो भारत की खोज के लिए लेकिन वो भी भारत आने में असफल रहे और उसके बाद वो अमेरिका की खोज कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आए थे इस कड़ी में अगला जो नाविक था वो नाविक था वास्को डी गामा। कहीं पे आप देखेंगे 17 मई 1498 कहीं पे आप देखेंगे 20 मई 1498 जहाँ भी आप देखेंगे 20 मई या 17 मई दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा, जो भी आपको दिखे उसको आप मार दीजिएगा। चूँकि कुछ बुक में 17 मई लिखा हुआ है, कुछ बुक में
20 मई लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और इसलिए 17 मई लिखते हैं। ठीक है? तो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आते हैं। उनका स्वागत जमोरिन करता है। कालीकट केरल में है, केरल का एक बंदरगाह है। और उसके आगे जमोरिन जो थे, जमोरिन क्या था कि जमोरिन राजा की उपाधि थी। इन सारे चीजों पर हम लोग बात कर लिए थे। वास्को डी गामा भारत जो है 3 बार आया था, 1498, 1502 और 1524 में। 1524 में जब वो आए तो यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण मलेरिया था। और जब वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका कब्र जो है वो भी कहाँ पे है, आपको कोचीन में ही मिलेगा। ठीक है? तो इतनी सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। आज जो हमारा मुख्य है कि जब पुर्तगाल यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिए थे और वो मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करते थे, जिसमें काली मिर्च, मसाला और अन्य चीजें थी जिसका व्यापार वो कर रहे थे। ठीक है? अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपना कीमती रिप्लाई देने का काम करेंगे। ठीक है? चलिए। तो जब व्यापार, अब चूंकि ये व्यापार, ये लोग ज्यादा से व्यापार हमेशा इस बात के लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। और इस व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी व्यापार में जिस चीजों का व्यापार हो रहा है उसके ऊपर अगर कर कम लगे, या कच्चा माल या वो जो माल जिसका हम व्यापार कर रहे हैं वो हमें बहुत ही कम दामों पर मिले, तो हम उसको अपने बाजार में क्या कर सकेंगे, बाजार में उच्च दामों पर बेच करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। ठीक है? इसी उद्देश्य के साथ क्या हुआ कि पुर्तगाल व्यापार करने तो आए, लेकिन शुरू में जब वो आए तो सिर्फ यहाँ पे एक व्यापारी के तौर पर आए और व्यापार करके चले गए मतलब यहाँ से सामान लेकर के जाते थे और वहां पे बेचते थे, उसमें उनको बहुत मुनाफा होता था। व्यापार एक ऐसा चीज है जिसमें लोग जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे अ, गव गवर्नर बनाए गए। कहने का मतलब क्या है कि जब जहां से व्यापार हो रहा था वहां के में जगह पर व्यापार के साथ-साथ वो लोग क्या चाहे कि हम यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को, यानी कि जब वो चीज़ों को खरीदने के लिए गए या जब वो चीज़ें खरीद रहे थे, तो उन पे जो कर उनको देना पड़ता था, चाहे यहाँ के स्थानीय शासक को हो या फिर समुद्र में हो या अन्य जगहों पर जो अन्य, चूँकि ये जो विकल्प खोजा गया था जलीय मार्ग का, वो विकल्प इसी उद्देश्य के साथ खोजा गया था या इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु खोजा गया था कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। क्योंकि जब आप इधर से स्थल मार्ग के व्यापार में देखें तो हम लोग एक शब्द यूज किए थे बिचौलिया, बिचौलिया, जिसमें क्या होता था कि बीच स्थल मार्ग से बहुत सारे व्यापारी, चाहे वो अरब व्यापारी हो, मिस्र के व्यापारी हो, ये लोग मीडिएटर का काम करते थे और इस वजह से वो सामान वहां पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाया करता था। तो हेनरी, जिसको हम लोग हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन क्या किया कि नए स्थलों की खोज में, नए बाजार की खोज में उन्होंने लगाया हुआ था। तो वो जब आए नए जगह जब वो खोज लिए, नया बाजार खोज लिए, तो वो उसको क्या करना चाहे कि अब हम, मतलब व्यापार मिल गया, बाजार मिल गया, अब इस क्षेत्र में हमें मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस चीज पर सबसे ज्यादा वो फोकस किए। तो इस चीज पर फोकस करने के लिए जो कर व्यवस्था है, वो कहीं का भी कर व्यवस्था या तो राजा लगाएगा या वहां की सरकार लगाएगी। चूंकि हम लोग जिस शताब्दी, 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो उस समय मैक्सिमम क्षेत्रों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। इक्का दुक्का कहीं होगा, लेकिन ज्यादातर राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। हम लोग ये सारा स्टडी अपने प्यारा भारत के संदर्भ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राजाओं के द्वारा कर लगाया जाता था। तो उस कर से मुक्ति पाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, तो इस उस कर से मुक्ति पाने के लिए इनको यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को अपने अधीन करना पड़ेगा। कुछ जो छोटे राजाएं हैं
राजा हैं या बड़े राजा हैं या जो भी है, जहाँ से भी उनका व्यापार हो रहा है, उस क्षेत्र पर अगर ये कब्ज़ा कर लेते हैं, वहाँ के प्रशासन व्यवस्था पर अगर ये कब्ज़ा कर लेते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा कि कर का व्यवस्था और अन्य चीज़ें क्या हो जाएँगी, बहुत आसान हो जाएगा। माल खरीदना भी आसान हो जाएगा, हर चीज़ इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बातें आप लोग हमको लगता है कि समझ में आ रहा है? तो इसी क्रम में ये पुर्तगाल क्या किया, पुर्तगाल के जो हेनरी थे, जो वहाँ के राजा थे, वो एक अ, गवर्नर भेजना शुरू किया। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र के व्यापार को भी सँभाले और व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो, इस बात पर भी ध्यान दे और वो क्या करे कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जीतने का काम करे, यहाँ के राजाओं को अपने अधीन बनाने का काम करें और उसके बाद यहाँ पे क्या करे कि अब एक सैन्य व्यवस्था बनाए और बहुत सारी चीज़ें बनाए, ठीक है? तो इसी क्रम में सबसे पहला गवर्नर जो था, वो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला गवर्नर जो नियुक्त किया गया, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नियुक्त किया गया, जो 1505 से लेकर के 1509 तक शासन करता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हम इन्हीं लोगों के बारे में आगे अभी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है? हर फोटो का कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे पुर्तगाली जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना समुद्र में रखे थे। सबसे बड़ा एक तरह से अगर पुर्तगाल के विजय की बात करें, तो पुर्तगाल इसी बात के लिए जाना गया या फिर वो अपनी जो हम अभी बात कर रहे हैं कि वो अपनी प्रशासनिक सत्ता बना पाया यहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके वजह से। ये क्या है? तो नाविक शक्ति उसका बहुत ज़्यादा था या फिर हम ये कह लें आज के भाषा में कि नेवी शक्ति जो था, उसका बहुत ज़्यादा ही मज़बूत था। आप देखते होंगे अभी भी कि हमारा देश लगभग हमेशा जो है वो किसी न किसी संभावित युद्ध के खतरों से जूझता रहता है, कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी बांग्लादेश वगैरह-वगैरह। तो इस क्रम में आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि हमारा जो देश है, हमारे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अक्सर डील करते रहते हैं। कभी हमारे पास राफेल आता है, कभी हमारे पास पनडुब्बी आता है, कभी हम टैंक खरीदते हैं। तो अगर बहुत अच्छे से देखें तो पूरे तीनों जल, थल, नभ तीनों सेनाओं को बैलेंस करने के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने के लिए ये डीलें होती हैं, सामान खरीदे जाते हैं और ये सारे सामान किस वजह से? टैक्स हम लोग पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से ये चीज़ें खरीदी जाती है। ठीक उसी क्रम में क्या हुआ कि जब टैक्स ये दे रहे थे, अगर पुर्तगाली टैक्स दे रहे होते और वो अपना प्रशासनिक आधार यहाँ नहीं बना पाते, तो यहाँ का राजा मजबूत होता और हमेशा उनका व्यापार कमज़ोर होता। इसलिए वो क्या किए कि अपना प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की और बहुत हद तक वो बनाए भी, आगे हम लोग देखेंगे कैसे-कैसे काम किया, ठीक है? और इस तरह से वो क्या किए कि यहाँ पे प्रशासनिक आधार बनाना शुरू किए और वही प्रशासनिक आधार बनाने के क्रम में पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया गया, ठीक है? यहाँ तक का बात आपको समझ में आया? यस और नो करके कृपया करके रिप्लाई दें, ताकि हमें समझ आए कि आप लोग यहाँ पे से जुड़े हुए हैं, हमारी बातों को आप अच्छे से सुन और समझ पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई है? प्रशासनिक आधार क्यों ज़रूरी होता है किसी भी व्यापारिक कंपनी के लिए, ये बात समझ में आ गई? शुभानी मिश्रा जी, थैंक यू। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हुआ, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए। सबसे पहले कौन आए? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए और इन्होंने क्या किया कि ये पहले गवर्नर है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे सीधा-सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? तो आपको ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पूरा नाम नहीं दिया होगा। हो सकता है सिर्फ अल्मेडा दे और आपको याद भी सिर्फ अल्मेडा ही करना है। क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और जो हमें जितना पढ़ना है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत सिंक्रोनाइज़ करके और बहुत एक लय में याद रखें चीज़ों को। तो अब जितना छोटा याद रखेंगे, छोटा चीज़ तुरंत क्लिक होता है, तुरंत याद होता है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आप रटते रह जाएँगे, लेकिन आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 2 दिन, 4 दिन के लिए याद होगा, फिर भूल जाएँगे। लेकिन काम ऐसा करना है
कि एक बार पढ़ें, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं सीधा आपके दिमाग में एकदम टक 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 प्रिंट होता रहे। ठीक है, जब वो रिवाइज करेंगे तो उसका इंक जो है बहुत कलरफुल आएगा। और एक नियमित तरीके से जब याद करते रहेंगे या उसको रिपीट करते रहेंगे तो ये सब चीज, जो भी बातें आपको अच्छी लगे वो पेन कॉपी लेके पढ़ना एक शिष्टाचार है, जो कि हम आपको शुरू से बता रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास पेन कॉपी होगा और आप लोग इंपॉर्टेंट बातों को लिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के ऊपर। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे। ये क्या थे? पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 तक था। 1505 में उनकी नियुक्ति की गई और 1509 तक वो रहे थे। वो उनकी जो मुख्य पॉलिसी थी, यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। बात को ध्यान दीजिएगा। और वो नीति क्या था? कि तो शांत जल की नीति थी। नीति क्या थी? शांत जल, जिसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की जो नीति है, ये पुर्तगालियों की कह सकते हैं कि एक तरह का ब्रह्मास्त्र सिद्ध हुआ। और ये क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, ये समुद्री व्यापार पर एकाधिकार, समुद्र में सर्वोच्चता स्थापित करना था। ठीक है, मतलब समुद्री व्यापार में अभी चूंकि ये सारा जो पुर्तगाली थे वो समुद्र का ही रास्ता खोजे थे, और जिस रास्ते को ये खोजे थे उस वो रास्ता ही आगे चल के पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वही रास्ता क्या कहलाया? मसाला रूट कहलाया। वही रास्ता हमारा क्या कहलाया? मसाला व्यापार मार्ग के नाम से हम उसको जानते हैं। सॉरी। तो मसाला व्यापार के नाम से हम उस मसाला रूट के नाम से या मसाला मार्ग से जाना गया। तो अब हर चीज शुरू से आप लिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से व्यापार को बढ़ाने, मुनाफा को बढ़ाने के लिए ही स्थलीय मार्ग के वैकल्पिक रूप में, जहां पर आसानी से जाया जा सके, बिना किसी देश के हस्तक्षेप के हम अपना सामान ला सके, इसलिए पुर्तगाल क्या किए थे कि समुद्री मार्ग का खोज कर रहा था, लगातार उसका खोज कर रहा था। और उसके मिल जाने के बाद, मतलब जब वो अपने भारत आने वाले या फिर दक्षिण पूर्व एशिया को आने वाले रास्ते को खोज लिया, तो आपसे एक क्वेश्चन कल हम पूछे थे कि जब वास्को डी गामा आया था तो उसमें एक भारतीय उसका साथ दिया था, जो एक प्रकार का गुजराती क्या था? गुजराती व्यापारी था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो उसी की सहायता से ये यहाँ आया था। और वहां पहली बार ये पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं कि वो जब आए तो वो यहाँ से मसाला लेके गए और 60 गुना व्यापार, मतलब जितना खर्चा हुआ था उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। इस मुनाफा को और बढ़ाने के लिए वो क्या किया? प्रशासनिक व्यवस्था पर कब्जा करना शुरू किया। और उसी क्रम में पहला गवर्नर अल्मीडा, जो कि 1505 में नियुक्त किया गया और 1509 तक चला, और उसके बाद उन्होंने अल्मीडा के द्वारा एक नीति अपनाई गई जो ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। और वो नीति क्या थी? तो वो समुद्र में एकाधिकार, उसमें व्यापार जो जल मार्ग था, उस जल मार्ग पर एकाधिकार करने के लिए वो क्या किए थे? इस पॉलिसी को अपनाए थे। और पूरे समुद्र में सर्वोच्च सत्ता उनकी स्थापित हो गई थी। अगर उनके समकालीन देखें तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके पास उतना बड़ा नाविक जत्था हो। जत्था मतलब जहाजी बेड़ा आप कह सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ जहाज। ये तो वो किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था, जिसके वजह से वो आ, इकलौता राजा हुआ करता था समुद्र का। मतलब समुद्र में उसी के क्या करते, नियम कानून चलते थे। और जो भी अन्य व्यापारी वहां से गुजरते थे उसको परमिशन भी किससे लेना होता था? कि पुर्तगालियों से लेना पड़ता था, वरना वो लूटपाट भी कर लिया करते थे। तो यही चीज जो था, तो सर्वोच्चता स्थापित करने में जिस नीति का प्रयोग किया गया, वह नीति किस नाम से जाना गया? तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिसी पुर्तगालियों ने अपनाया था? अल्मेडा के द्वारा अपनाया गया कौन सा पॉलिसी है? सबका आंसर एक ही है। क्वेश्चन यही है, कॉन्सेप्ट यही है, की यही है, पढ़ना इतना ही है। इसी को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करके आपसे पूछा जाएगा। कभी भाषा में फंसाएगा, कभी ईयर में फंसाएगा। इसलिए हमको क्रम याद रखना है कि 1505 से 1509 तक वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। किस लिए? तो समुद्री व्यापार
समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए मसाला, अब आपसे अगर पूछ ले कि पुर्तगालियों ने मसाला मार्ग पर अधिकार करने के लिए या ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई थी या मसाला मार्ग पर एकाधिकार के लिए जो उनकी पॉलिसी थी वो किस नाम से जाना जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। मिस्र, गुजरात प्लस तुर्की की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ये उस समय के जो भी, चूंकि आप देख रहे थे कि मिस्र स्थलीय मार्ग से इनके व्यापार को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, खतरा हुआ करता था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, लूट-पाट का भी सिलसिला चलता था। तो इसलिए ये जब आए पावर में आए या फिर इनकी जब सत्ता स्थापित हुई, तो उस क्रम में इन्होंने क्या किया कि मिस्र, गुजरात और तुर्की सभी को हरा करके अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना सर्वोच्च बन गई और इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को सागर के स्वामी के नाम से भी संबोधित किया। यानी कि पुर्तगाली जो थे वो हिंद महासागर में इकलौता बादशाह बन गए थे। अब वहां से अन्य गुजरने वाले जो जहाज थे, जो व्यापार यहां से करना चाहते थे, उनको भी परमिशन किससे लेना पड़ता था? पुर्तगालियों से। और इस वो परमिशन देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित कर रखा था जिसे हम कार्टेज सिस्टम कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो इससे परमिशन नहीं लेता था उसके साथ ये क्या करता था। तो अल्मीडा के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा नहीं है, पहले गवर्नर थे, इनसे संबंधित सिर्फ एक चीज है कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे महत्वपूर्ण अल्मेडा के बाद जो अगले गवर्नर बने वो थे अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जिस तरह से फ्रांसिस अल्मेडा के नाम को हम लोग सिर्फ अल्मेडा याद रखें, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम के आगे भी हम लोग सिर्फ इतना सा याद रखेंगे, ये क्या थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम न याद रख करके हमको क्या याद रखना है कि इनका नाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्बुकर्क है। सिर्फ क्या है? अल्बुकर्क है। अब 1505 से 1509 तक कौन शासन किया था? देखिए साथ में जब तक बोलिए, आप हमसे दूर भले ही बैठे हैं, सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए, ठीक है। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो पुर्तगाल के पहले गवर्नर जो नियुक्त किए गए प्रशासकीय आधार बनाने के लिए, वो अल्मेडा को नियुक्त किया गया था। अल्मेडा का कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो एक प्रकार का समुद्री व्यापार पर एकाधिकार के लिए, समुद्र में अपना बादशाहत कायम करने के लिए, समुद्र में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि पुर्तगाली के जो पहले गवर्नर थे अल्मेडा साहब, उनके द्वारा चुना गया नीति जो था वो था ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति था। अब देखिए नीति क्या होता है? तो जब भी हमारे मान लीजिए कि हमारे मोदी जी हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के नीतियां अपनाते हैं देश के विकास के लिए। ठीक उसी तरह से जब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया तो वो एक नीति अपनाए कि भैया देखो, स्थलीय मार्ग से तो हमारा बहुत ज्यादा कल्याण तो हुआ नहीं, तो हम लोग जो नए मार्ग खोजे, इस मार्ग पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा। और इस अधिकार को कायम रखने के लिए या बनाने का अधिकार, सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जितने भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया, वो सारा साम दाम दंड भेद एक सम्मिलित रूप से एक नीति कहलाया और वह नीति क्या बना? शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। मिस्र, गुजरात और तुर्की के साथ इसको युद्ध करना पड़ा। किस बात के लिए युद्ध करना पड़ा? तो अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, क्योंकि इससे पहले स्थलीय मार्ग से भी कौन युद्ध करता था? तो मतलब स्थलीय मार्ग से इनके व्यापार को जो
खतरा था या फिर इनको जो अपने व्यापार के लिए टैक्स देना पड़ता था, इनको देना पड़ता था। आपके मन में गुजरात को लेकर के सवाल होगा, तो ये हम पूरा चीज़ ये लिखे हैं कि मिस्र, गुजरात और तुर्की तीनों के साथ इसने युद्ध किया, लेकिन ये तीनों के साथ संयुक्त रूप से युद्ध नहीं किया। सबके साथ अलग-अलग टाइम पर, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग रीजन से किया गया युद्ध। ठीक है? हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना सर्वोच्च बन गई। इस युद्ध के बाद वो क्या हो गया, बन गया। मतलब उसके उस समय कोई कंपटीटर नहीं थे। हालांकि आगे चल के डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे, पेड कर दे फिश, ये हम एक क्रम आपको बता रखे हैं ट्रिक के माध्यम से, तो उसमें आगे करके वो आएंगे। इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है, चूंकि सागर पर, समुद्र पर इनका इकलौता राज होता है, इसलिए इनको सागर का स्वामी कहा गया है। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए तो एक बार इसको वापस से रीडिंग दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है, दोबारा से क्या करेंगे, इसको एक वीडियो दोबारा से आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लें या फिर रिवीजन के तौर पर दोबारा भी देख लें, समय मिले तो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका नाम है। पूरा नाम हमको याद नहीं रखना है, सिर्फ अल्बुकर्क रखना है। 1505 से लेके 1509 तक, 1509 तक कौन रहा था, तो अल्मीडा रहा था। अल्मीडा के बाद आते हैं अल्बुकर्क, जो 1509 से लेकर के और 1515 तक रहा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे आप देखिएगा, जब आप दिल्ली सल्तनत, हम लोग तो हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किए, मॉडर्न से स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एक छोटा सा आधार बनाने की कोशिश किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आधार बन गया होगा। थैंक यू, आपका स्वागत है पल्लवी जी। ठीक है, आधार बनाने का कोशिश किए थे। तो जब आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, तो उसमें देखेंगे कि गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को, क्योंकि उसका विस्तार सब कुछ किसके द्वारा किया गया था, सब कुछ किया गया था आपको इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक उसी तरह से प्रशासकीय आधार बनाने के क्रम में पूरा राज्य क्षेत्र का जो विस्तार था, एक छोटे तौर पर एक स्थापित किया किसने, अल्मेडा ने। और उसी को बढ़ाने का जो काम किया वो किसने किया, तो बढ़ाने का काम आपको अल्बुकर्क ने किया। और अल्बुकर्क जो है वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब है कि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है, तो आपको पता हो गया, अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अब प्रमुख विजय, अब ये वास्तविक संस्थापक अभी हम आपको बोले कि एक छोटा सा समृद्ध राज्य या छोटा सा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया, कौन, पुर्तगाल। उस समय गवर्नर कौन थे, अल्मीडा। अब उसका क्या हुआ, विस्तार करने का समय आया, तो विस्तार जिसके द्वारा किया गया उसी को क्या बोला गया कि ये वास्तविक संस्थापक है। जब आप विस्तार करेंगे, इसका मतलब क्या है कि दूसरे के राज्य क्षेत्रों को आप अपने अधीन करेंगे। विस्तार की नीति तो यही होती है। विस्तार की नीति क्या होती है कि दूसरे के क्षेत्र को अपने अधीन करना। अब उसके लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग सुने भी होंगे, इश्क और वार में सब जायज है। जायज है तो जायज है, जो शासन करता है वो अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब। खैर हमको उस पे नहीं जाना है, आइए पढ़ते हैं। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर क्या किया, कब्जा कर लिया, उससे छीन लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा शासक था जिससे गोवा को छीना, पुर्तगालियों ने छीन लिया। कभी आपको नाम देगा, कभी नहीं देगा। कभी यही पूछ लेगा कि गोवा पर सबसे पहले पुर्तगालियों के अधीन किस गवर्नर के द्वारा कराया गया, तो अल्बुकर्क के द्वारा कराया गया। ठीक है, जिस शासक से छीना उस शासक का नाम था यूसुफ आदिल शाह, और वो जिस क्षेत्र का राजा था वो कौन था क्षेत्र, वो क्षेत्र था बीजापुर। ठीक है, वहां से कब्जा किया। 1511 में मलक्का पर कब्जा किया, उसी के पास का क्षेत्र है, उसको भी क्या किया, 1511 में कब्जा कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज, हारमूज एक प्रकार का बंदरगाह है जो कि सॉरी, जो क्या है, स्थित है कहां पे, फारस की खाड़ी में स्थित है, और हारमूज बंदरगाह नाम है। और ये सिर्फ किस लिए, देखिए बंदरगाह, राज्य, यहाँ पे जो राज्यों को कब्जा किया जा रहा है, क्षेत्रों को कब्जा किया जा रहा है,
वो अपना प्रशासकीय आधार को बड़ा करने के लिए, और बंदरगाहों को कब्जा किया जा रहा है अपने व्यापार में जो कर वगैरह लगता है उसको कम करने के लिए। यहां से तो मान लीजिए सस्ता माल उठा लिया, रास्ते में कोई हमको किसी जगह से हम गुजर रहे हैं, वहां से हमको टैक्स ले लिया, तो यहाँ बचाया गया सामान, जितना पैसा बचा है वहां दे दिए, तो बात तो खत्म हो गया। तो पूरे व्यापारिक क्षेत्र में जहां से सामान उठा रहे हैं और जहां बेच रहे हैं, पूरे जगह एक सुरक्षित कह सकते हैं कि सुरक्षित मार्ग तैयार करना ही उसका क्या था, काम था। इसी क्रम में वो क्या करते हैं, हरमुज बंदरगाह को भी कब्जा कर लेते हैं। और जब आपको याद होगा कि अभी जब ये लोग आए थे तो कहाँ आए थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। तो यहां भी उन्होंने उस बंदरगाह पे भी क्या किया, अपना अधिकार जमाया हुआ था। अगर इनके प्रशासनिक कार्य, बार बार हम किसकी बात कर रहे हैं, वो अपने प्रशासन को यहाँ पे स्थापित करना चाहते थे, उसको मजबूत करना चाहते थे। अब उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किया। कौन, पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों में भी कौन, तो अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। कौन सा कार्य किया गया, भारत में अस्थाई पुर्तगाली बस्तियां बसाई गई, बस्ती बसाया गया, ठीक है। बस्ती यानी कि एक प्रकार का कह लीजिए, जैसे अभी हम लोग कॉलोनी कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, वैसे पुर्तगालियों, भारत में पुर्तगालियों का क्या किया गया, एक पूरा का पूरा बस्ती बसाने का काम अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। इसकी सबसे प्रभावशाली नीति क्या रही कि इसने इजाजत दिया, इसने मतलब अल्बुकर्क ने इजाजत दिया कि भारतीय महिलाओं से विवाह की अनुमति दी। अब भारतीय महिलाओं से विवाह की अनुमति इसलिए दी गई थी ताकि क्या हो कि एक जो इन दोनों के मिलन से जो नए जनरेशन पैदा होंगे, वो जनरेशन में एक सोच विकसित होगा, या वो उसके जो डीएनए है उन सारे चीजों में एक परिवर्तन होगा, और वो पुर्तगालियों के समझ को समझ सकेगा। पुर्तगालियों के लिए दो चीजें होंगी कि एक व्यापारिक तौर पर मजबूत होगा, सैन्य शासन बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा कि जब भारतीय महिलाओं के साथ जब उनका परिवार बढ़ेगा तो वो लोगों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा कि ये हम में से एक है, और वो जो नफरत की भावना है वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कम होगा। इस सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की भी अनुमति दी। पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा बंद कराया गया। ये अगर आप देखें सती प्रथा, तो सबसे पहले सती प्रथा ये पुर्तगाली अल्बुकर्क के द्वारा ही क्या किया गया था, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जहां पे पुर्तगालियों का आधार क्षेत्र था, या पुर्तगाली जो जहां पे अपना बस्ती बसाए थे, उन क्षेत्रों में सती प्रथा को उन्होंने क्या किया, बंद करने का काम किया। अब इनको क्या कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के सती प्रथा को रोकने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा वर्ष 1829 में किया गया था। क्या किया गया था, सती प्रथा पर कंप्लीट रूप से रोक लगा दिया गया था। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सती प्रथा पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो हम 2 मिनट में आपको समझा देते कि सती प्रथा क्या होता है। जब हमारे भारतीय समाज में यह सती प्रथा कुरीतियां फैली हुई थी, उस वक्त पे ऐसा था कि किसी भी महिला का पति अगर किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनके ही चिता पे उनके पत्नी को जिंदा लोग जला दिया करते थे, या उनको बैठा करके उस चिता में आग लगा दिया जाता था और वो मर जाते थे। बहुत ही क्रूर प्रथा थी। और इसी क्रूर प्रथा में जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में, सामाजिक सुधार आंदोलन जब हम मॉडर्न आधुनिक इतिहास का हिस्सा है, जब हम पढ़ेंगे वहां पे, तो ये सब डिस्कस करेंगे और वहां पे जानेंगे कि किस तरह से उनकी भाभी की हत्या कर दी गई। कहने का मतलब कि सती कर दिया गया उनकी भाभी को। और इस बात से राजा राम मोहन राय इतने क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने ठाना कि इसके बाद अब कोई महिला जो है इस तरह का क्रूर क्रूर प्रथा का शिकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए राजा राम मोहन राय के अग्रदूत, यानी कि उनसे पहले जो सती प्रथा को बंद करने वाले थे वो कौन थे, वो अल्बुकर्क थे। ठीक है, अल्बुकर्क का मकबरा, अब अल्बुकर्क की मृत्यु भी भारत में हुई थी और उनका जो मकबरा बना हुआ है गोवा में है। और इससे पहले हम आपको बताए थे कि वास्को डिगामा का कहां है, कोचीन में। वर्ष कौन सा, 1524। ठीक है,
तो ये हमारा किससे है? अल्बुकर्क से। अल्बुकर्क से सेकंड है, इससे इतना ही काफी है। ठीक है। अब ये अल्बुकर्क के बारे में आप लोगों को समझने में अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप हमें अभी तुरंत कमेंट करके बताएं। अगर सब कुछ आप समझ गए हैं तो फिर हम आगे दूसरे के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग बताइए कि यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है, किन्हीं को समझना है दोबारा से? आप सभी लोग एक्टिव होकर पढ़ें, बाद में पूछा जाएगा। ओके, थैंक बाय। अच्छा, ओके सर, यस सर, ओके सर। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को इनसे जो भी आपके मन में क्वेरी है, वो जब गौरव सर खुद क्लास ले रहे होंगे, उनका क्लास 11 से 15 से स्टार्ट होता है, उस समय सर पूरा ओपन होते हैं। वैसे तो सर ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे भी अवेलेबल है 9 से 11। बाकी बैच में आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ भी पूछिएगा, हर चीज़ का रिप्लाई आपको गौरव सर दे देंगे। हो सकता है कि आप जो पूछे बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग वो हो सकता है, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ पूछेंगे, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, बट सर से जब आप पूछते हैं तो सर सारा कुछ आपको बता देंगे। हाँ, अब ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं अभी वास्को डी गामा या आधुनिक भारत, इससे संबंधित क्वेश्चन भी सर पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरा ये कॉम्पैक्ट क्लास चलेगा। कभी मेरा मन करेगा तो हम सर का पढ़ाए हुए टॉपिक से 2-4 सवाल पूछ लेंगे, और कभी सर का मन करेगा तो लगातार आधा घंटा तक सर मेरे पढ़ाए से पूछने लगेंगे। खैर, मैथ तो हम आपसे नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन हम साइंस पूछ लेंगे, शिवेश सर पढ़ा रहे हैं वहां से वो पूछ लेंगे। और शिवेश सर का क्लास आपको सुबह में 9:15 से चलता है, तो आप शिवेश सर के क्लास में भी जुड़िए, और सब लोग मिलजुल के पूरा ट्री 4 को 4 के ही रख देना है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं उसके आगे वाले। अगर आप देखे होंगे कि हमने आपको बताया था कि पुर्तगाल के प्रमुख गवर्नर, तो हम लोग सिर्फ उन गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने कुछ काम किया है, जिनका इतिहास में कुछ नाम है। ठीक है। और उनके बारे में ही हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। वैसे तो आने वाले बहुत सारे गवर्नर थे, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे नूनो द कुना को, जिनका कार्यकाल 1538 से लेकर के 1529 से लेकर के 1538 तक है। ठीक है। अच्छा, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। तो अब ठीक है। 1538 से लेकर के, अरे 1529 से लेकर के 1538 तक उनका क्या है? कार्यकाल है। बार बार गड़बड़ हो जाए। चलिए, ठीक है। ठीक है। नूनो द कुन्हा की नियुक्ति 1529 में करी गई थी। नूनो द कुन्हा की नियुक्ति 1529 में करी गई थी। ठीक है। ये भी क्या है? पुर्तगाली गवर्नर है। अल्बुकर्क के बाद सबसे प्रभावशाली गवर्नर के तौर पर किसको जाना जाता है? नीनो द कुन्हा को जाना जाता है। अभी हम आपको बताए थे कि अल्मेडा क्या थे? नॉर्मल रूप से थे, एक दो सिंपल ब्लू वाटर पॉलिसी उन्होंने अपनाया था। उसके बाद वास्तविक संस्थापक के तौर पर किसको? अल्बुकर्क को जाना जाता है। उसके बाद इनके बाद अल्बुकर्क के बाद सबसे प्रभावशाली गवर्नर के तौर पर नीनो द कुन्हा को जाना जाता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? 1530 में 29 में उनकी नियुक्ति हुई, और 1530 में वो प्रशासनिक केंद्र कोचीन से हटा करके, अल्मेडा के टाइम पर प्रशासनिक केंद्र कहां था? कोचीन में था। अल्मेडा के टाइम पर प्रशासनिक केंद्र कहां था? कोचीन में था। और 1530 में नूनो द कुन्हा के टाइम पर प्रशासनिक केंद्र कोचीन से हटा करके कहां कर दिया गया? तो गोवा में कर दिया गया। तो गोवा पुर्तगालियों की राजधानी, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाई? तो 1530 में बनाई। गुजरात के बहादुर शाह और मुगल शासक हुमायूं के मतभेद का लाभ उठाकर, गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। मुगल साम्राज्य में उस समय गद्दी पर कौन बैठा था?
बाबर का बेटा हुमायूं बैठा हुआ था गद्दी पर। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था या फिर मतभेद था। उसी मतभेद का फायदा उठाकर पुर्तगालियों ने 1534 में बसीन द्वीप पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसी बसीन द्वीप को हम लोग वसई के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे किताबों में आपको बसीन द्वीप या फिर वसई द्वीप के नाम से लिखा मिलेगा। तो पुर्तगालियों ने 1530 में गोवा पर अपना अधिकार किया और 1534 में बसीन द्वीप या बेसिन द्वीप पर उसने अपना अधिकार कर लिया। पर 1505 और उसके बाद क्या हुआ, 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये अब पहले ही हम आपको बताएं कि पुर्तगालियों का मुख्य रूप से क्या काम था। मतलब जब वो आए और प्रशासनिक सत्ता उनकी थोड़े से स्थापित हुई तो ये ट्रेन वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पे ट्रेन वाला क्या सिस्टम हो गया कि आप किसी को थोड़ा सा बैठने का जगह देंगे तो वो थोड़े देर बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फैलने लगता है, फिर भैया घसकिए भैया घसकिए भैया घसकिए और आपको एकदम बर्थ के लास्ट में पहुंचा देगा और भाई साहब खुद फैल के सो रहे होते हैं। ठीक है, तो बस ऐसा ही पुर्तगालियों ने यहाँ पे करना शुरू किया। पहले कोची, कोची के बाद गोवा, गोवा के बाद बेसिन द्वीप के बाद दमन द्वीप, ये सब पर ये लोग कब्जा करने लगे। तो आप इसको साथ में क्या करना है, याद करते चलना है कि न्यूनो दो कुन्हा का कार्यकाल कब से कब तक, 1529 से 1538 तक। अल्बुकर्क के बाद ये सबसे प्रभावशाली गवर्नर थे। और कोचिन अल्मेडा के टाइम पर पहली बार कोचिन को राजधानी किसके कार्यकाल में बनाया गया, अल्मेडा के कार्यकाल में बनाया गया। उसके बाद 1530 में नीनो द कुन्हा ने क्या किया, कोचिन से उसकी राजधानी को हटा करके गोवा कर दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह, गुजरात के शासक उस समय कौन थे, बहादुर शाह और मुगल शासक हुमायूं के बीच मतभेद का फायदा उठा करके 1534 में पुर्तगालियों ने बसीन पर कब्जा कर लिया, 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया। ये मुख्य बातें थी किससे, नीनो द कुन्हा से। यहां तक का बात आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके बाद हल्का हल्का छोटा छोटा गवर्नर का कार्यकाल है, वो सब थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे चलते हैं। कि ग्रासिया द नारनोहा, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे जब अपना कार्यभार संभालने आए तो ये कुछ कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो यादगार है, जो इतिहास में लिखे गए हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। वरना वैसे तो बहुत सारे गवर्नर आए और गए। ठीक है, तो ग्रासिया द नारनोहा, ये इनकी नियुक्ति 1538 में हुई थी और ये 1538 में ही क्या हुए थे, अपना बोरिया बिस्तर लेके चले गए थे। 1538 में भारत का पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। दमन द्वीप, मद्रास, बंबई में व्यापारिक अड्डे, ये सब उनके बनाए गए थे। मतलब आप द्वीप तो पहले ही देख लिए थे, दमन पर भी कब्जा हो गया, मद्रास पर भी हो गया, बंबई पर भी हो गया। श्रीलंका को प्राचीन भाषा में या प्राचीन बुकों में, किताबों में या पहले के समय में क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। तो अगर कहीं आप सिलोन देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसका बात कर रहा है, श्रीलंका का बात कर रहा है। श्रीलंका की राजधानी उस समय भी सिलोन को कोलंबो भी कहा जाता है, जो अभी श्रीलंका की क्या है, राजधानी है। और एक प्रकार का वो भी सिलोन या कोलंबो पुर्तगालियों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 1515 और 1528 के बीच के गवर्नर, इसलिए अभी हम वही बता रहे थे आपको कि उसके बीच के जो छोटे छोटे गवर्नर 6 महीना, साल भर, 3 महीना के लिए आए, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था, बस जितना पुर्तगालियों का क्षेत्र था बस उसी पे रहे और उस शासन को बस थोड़े समय के लिए संभाले थे, उसको वो आगे नहीं बढ़ा पाए थे। तो कोई ऐसा व्यापारिक परिवर्तन नहीं किया, कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए, कि कोई युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए, किसी क्षेत्र को कब्जा नहीं किए, इस वजह से उनका हटा दिया जाता है। किसी भी बुक में आप देखेंगे तो यही दो चार है। एक बहुत ही फेमस बुक है स्पेक्ट्रम, उसमें एक दो और गवर्नर का दिया हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। बाकी यही 3-4 गवर्नर है, सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पुर्तगालियों का व्यापारिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो सिलोन और कोलंबो था, कोलंबो भी था। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट गवर्नर खत्म हो गए। अब हमको पढ़ना है इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य।
चलिए, पुर्तगालियों का पतन और पतन के कारण। सबसे पहले पुर्तगालियों का पतन कब हुआ? 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और उसी के बाद भारत में पुर्तगालियों की स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई? कमजोर होने लगी और वहीं से वो क्या हो गए? पतन उनका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1580 में स्पेन के द्वारा पुर्तगाल को क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया और इसके बाद से पुर्तगालियों का पतन स्टार्ट हो गया। अब एक जो आप देखिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहीं पे पूरा किसी और देश का कब्जा हो जाए तो जो सब्सिडरी है उस ब्रांच पे क्या ही होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका धीरे धीरे क्या होगा? मैनेजमेंट खराब होगा, चीजें विकृत रूप पकड़ेंगी और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही स्पेन पुर्तगाल पर अपना कब्जा करता है, पुर्तगालियों की अन्य जगह जहां जहां भी उनका अ, साम्राज्य फैला हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो गया? पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति कमजोर होने लगी। डच और अन्य कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा में इनको क्या किया? हरा दिया। अब इसके बाद डच आए और अन्य जो कंपनियां जिसके बारे में पेड कर दे फीस जो ट्रिक आपको दिया गया है वो सारी कंपनियां आती हैं और सब व्यापारिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही भारत आते हैं। क्योंकि भारत यूरोपीय व्यापारी क्यों बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, इस बात की चर्चा बहुत देर बहुत विस्तार से हम लोगों ने पहले इससे पहले वाले क्लास में कर लिया है। तो जब अन्य कंपनियां आई और पुर्तगाली का जो एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था था या जो मैनेज कर रहा था, जहां से एक तरह से आप ये कहिए कि जो पावर सोर्स था वो क्या हो गया? किसी और के अधीन हो गया। तो इसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम खराब हो गया और धीरे धीरे भारत में जो उसका साम्राज्य था वहां पे वो कमजोर पड़ने लगा और अन्य जो कंपनियां यूरोपीय कंपनी आ रही थी वो धीरे धीरे उन पे हावी होते चली गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1761 तक अगर आप देखेंगे 1761 तक केवल गोवा 1761 तक 1580 के बाद धीरे धीरे होते होते अगर कोई एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है तो ना तो वो एक दिन में खड़ा हो सकता है और ना ही वो एक दिन में गिर सकता है। ठीक है, अगर आप आज हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अकेले अगर हम आपको कहीं दिख जाते तो आप हम पे भरोसा करते या नहीं करते ये पता नहीं, लेकिन हमको पता है ज्यादातर आप नहीं करते। हो सकता था 5 मिनट 4 मिनट आप हमको सुन लेते, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाते या हम उससे ज्यादा आप मतलब आपका विश्वास नहीं जीत पाते। लेकिन एक बहुत लंबे समय से गौरव सर काम करते आ रहे हैं और वो आपके विश्वास पे खरे उतरे हैं। तो आप जो हमसे जुड़े हैं वो उस विश्वास का नतीजा है और यही कारण है, ये क्या है कि वो एक बहुत लंबे समय से काम करते हुए उस विश्वास के इमारत को वो बनाने का काम किए हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी साम्राज्य ना एक दिन में खड़ा होता है और ना ही एक दिन में गिरता है। वैसे गिरते 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 1761 तक में क्या हुआ कि पुर्तगालियों के पास सिर्फ गोवा और दमन एंड दीव बचा। ठीक है, और इतनी बुरी परिस्थिति, इतना बुरा स्थिति जो आया पुर्तगालियों का, ये किसके वजह से आया? क्यों आया? तो इसके लिए कुछ उनकी जो पॉलिसी है जिसके बारे में हम अभी बात किए थे कि कोई भी देश का जो सरकार होता है विभिन्न प्रकार के नीतियां अपनाता है और वो नीतियां क्यों अपनाता है? ताकि वो क्या कर सके कि उस क्षेत्र का विकास कर सके। अब क्षेत्र का विकास कर सके ये हम अभी के संदर्भ में बोल रहे हैं, लेकिन जब एक साम्राज्यवादी कंपनी अपनी नीतियां निर्धारित करती है तो वो इसलिए करती है ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। ठीक इसी तरह से आगे चल के जब हम पुर्तगाल तो हमें बहुत छोटा सा पढ़ना है, हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं इसलिए धीरे 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 चल रहे हैं। एक बेस बन जाएगा हमारा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। एक भाषा का भी समस्या होता है, जब हमारी भाषा आप तक पूरा क्लियर रूप से पहुंच जाएगी, जब आप हमारे भाषाओं को समझने लगेंगे, एक थोड़ा सा बॉन्डिंग बन जाता है तो फिर क्लास करने में मजा आता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग एकदम फुल रफ्तार में बिजली के स्पीड से भी चलेंगे, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए।
ठीक है? तो वो जो कारण था, नीति का जो हिस्सा था, किस कारण से इतनी बड़े जो साम्राज्य था, इतना महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था, जो समुद्र का स्वामी कहा जाता था जिसको, जिसमें के गवर्नर अल्बुकर्क जैसे साम्राज्यवादी और मजबूत गवर्नर हुआ करते थे, जो इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण किए, वो क्यों खत्म हो गया? तो उसका पहला था विवाह नीति। विवाह नीति के कारण लोगों में इनके प्रति द्वेष भरने लगा। और चूंकि हम लोग भारत से हैं, भारत हमारी समृद्ध संस्कृति हमेशा से रही है, और जब कभी भी हमको कोई 4 गो गाली दे देता तो हो सकता है कि हम रिएक्ट ना करें, चुपचाप चले जाएं। लेकिन अगर कोई हमारे बहन बेटी को आंख उठाकर भी देख लेता है तो हम फिर उसका मर्डर करने का सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, और उसके साथ हम विभिन्न प्रकार के जो भी उस समय हमें उचित लगेगा वो हथकंडा हम अपना सकते हैं, या फिर हम वो स्टेप ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से विवाह नीति कुछ इसी तरह से काम किया कि ये हमारे संस्कृति को, हमारे बहू बेटियों को मतलब लेकर के पारिवारिक सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। इसको इस दृष्टि में भारतीय समाज में देखा गया, और इस वजह से विवाह नीति भी इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जब यहाँ पे मान लीजिए, आप ही मान लीजिए कि ये पूरे टीच एक्स्ट्रा के करता धरता है गौरव सर। कल को गौरव सर चले गए, फिर इसमें टीम में काम करने वाले लोग हैं, गौरव सर हैं ही नहीं, कहीं चले गए एकदम से 6 साल के लिए उधर हिमालय में चले गए। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो फिर जो यहाँ पे करता धरता है टीम के लोग, वो अपने मन से काम करेंगे। कभी 6:15 में हम आएंगे, कभी 6:32 में आएंगे, कभी अबे नहीं करेंगे, कभी कुछ होगा ना, मतलब पूरा मैनेजमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब उधर इस पुर्तगाल पर कब्जा हो गया स्पेन वालों का, तो ये क्या हो, जो अधिकारीगण थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट की व्यापार से लेकर के और अन्य हर चीजों में क्या हो गया, भ्रष्टाचार एकदम लिप्त हो गया। तो ये भ्रष्ट प्रशासन के वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दोषपूर्ण और अनियंत्रण व्यापार प्रणाली, पूरा एकदम दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली था। वो दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली या क्या था कि जो भी चीज यहाँ से लिया जा रहा था, चूंकि प्रशासन उसका अपना हो गया था, तो जैसे अंग्रेजों ने किया था, या फिर ये कह लीजिए कि अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने सिखा दिया था कि भैया यहाँ से कच्चा माल उठाओ और एकदम सस्ता में उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और ले जाके जितना मर्जी है उतना में बेचो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मुनाफा कमाना है उतना कमाओ। तो इनकी जो व्यापार करने की एक पॉलिसी थी, वो भी क्या था, कंप्लीट दोषपूर्ण और अनियंत्रित व्यापार प्रणाली थी। धार्मिक नीति भी इनका क्या था, एक बहुत ही कठोर धार्मिक नीति था। धार्मिक नीति मतलब ये जो चर्च का निर्माण, मंदिर बनाने के बजाय, मतलब भारत की संस्कृति है मंदिर, और मंदिर के बजाय वो वहां पे क्या चर्च का निर्माण कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और धार्मिक लोगों को का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सब जो कठोर नीति थी उनकी, ये बहुत ज्यादा उनको नुकसान किया। ठीक है, और सबसे मुख्य कारण अगर देखें तो वो क्या है, अन्य व्यापारिक कंपनी जो इनसे प्रतिस्पर्धा में बहुत ज्यादा ही मजबूत हो गई। भले ही ये शुरुआती दौर में समुद्र के स्वामी कहलाए, समुद्री शक्ति इनके पास ज्यादा थी, लेकिन आने वाले जो इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, डच थे, डेनिश थे, वो इनसे कहीं ना कहीं मजबूत रहे। और इन सब में आगे हम देखेंगे कि सबसे मजबूत जो रहा वो कौन रहा, अंग्रेज रहा। और इसी वजह से अंग्रेज का शासन लगभग 200 वर्षों तक भारत पर चलता रहा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आता है और सिर्फ यहाँ का नुकसान करके ही जाएगा, सब कुछ लूट पाट के ही जाएगा। आएगा तो उस लूट पाट करने के क्रम में भी उसको भी तो सुविधा की जरूरत होगी, होगी कि नहीं। बिना टेक्नोलॉजी का, बिना सैनिक का कोई भी राजा युद्ध जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। तो उसको भी क्या है, टेक्नोलॉजी का जरूरत, चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो इसी क्रम में वो क्या किया, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, वो अपना अपने काम को करने के लिए अपने काम को करने के लिए उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया। वो टेक्नोलॉजी क्या था, तो सबसे पहले गोवा में प्रथम प्रेस की स्थापना करी गई। प्रथम प्रेस की स्थापना करी गई, और प्रेस की स्थापना का श्रेय, यानी कि हम ये कह सकते कि प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग छापने का जो ये जो मशीन है, इस मशीन को सबसे पहले लाने का काम कौन किया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ये पहले के जमाने का क्या है, प्रिंटिंग मशीन है, जो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और पहला प्रेस का स्थापना कहाँ किया गया था, तो गोवा में किया गया था।
इन्होंने आयुर्वेद आधारित पुस्तकों की छपाई की, बंदरगाह और जहाज निर्माण उद्योग विकास। अब यहीं से आप देखिएगा कि हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, केरल के कोचीन में है। और वहीं पे पुर्तगालियों का अड्डा हुआ करता था। पुर्तगाली अपने साम्राज्य का शुरुआत और विस्तार वहीं से किए थे। ठीक है, तो आज भी हमको केरल में हमको क्या दिख जाता है, केरल के कोची में हमको दिख जाता है बंदरगाह, जहाज निर्माण का उद्योग वहां पे आज भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गोथिक गोथिक स्थापत्य कला का विकास किया। गोथिक स्थापत्य कला क्या होता है, ठीक है, उससे पहले देखिए भारत में प्रेस को लाने का काम किसने किया था, पुर्तगालियों ने। पहले प्रेस की स्थापना कहां हुई थी, पहला प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी। और प्रेस की स्थापना या प्रेस लेकर के भारत में भले ही कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, लेकिन कागज का निर्माण ये कहां हुआ था, ये हुआ था चीन में। कागज का निर्माण कहां हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गोथिक स्थापत्य कला क्या है। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं बिल्डिंग निर्माण कला है। जैसे मथुरा शैली के मूर्ति बनाए जाते हैं, सर बंदर है, बंदरगाह देखने में कैसा लगता है, जिस तरह से एयरपोर्ट आपको दिखता है जहां पे बहुत सारे एरोप्लेन लगे होते हैं, उसी तरह से समुद्र में एक किनारा होता है जिसको बहुत ज्यादा वेल मैनेज्ड किया जाता है। वहां पे सारे इक्विपमेंट वगैरह लगे रहते हैं और वहां पे बहुत सारे जहाज के पार्किंग, जैसे आप समझ लीजिए कि हैंगर होता है एरोप्लेन का पार्किंग, आप कार पार्किंग देखे होंगे, बाइक पार्किंग देखे होंगे, ठीक उसी तरह से जहाज पार्किंग या जहाज के पर बैठने वाले पैसेंजर या माल जहाँ पे लदते हैं या डलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बंदरगाह कहते हैं। आइए वापस आते हैं गोथिक स्थापत्य कला पे। ठीक है, जो छोटा छोटा डाउट है वो सब आप लोग पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर चीज आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दुख तकलीफ समस्या हो तो आप आराम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। आते हैं वापस गोथिक स्थापत्य कला पर। तो एक बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये गोथिक स्थापत्य कला में ही बनाया गया है, ये पुर्तगालियों की देन है। ये एक प्रकार का चर्च है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आपको दिख रहा होगा। और इस गोथिक स्थापत्य कला क्या था, तो इसमें बड़े बड़े लंबे लंबे गुंबद बनाए जाते थे। ये देखिए लंबे लंबे गुंबद बनाए गए हैं और इस मेहराब मेहराब का इस्तेमाल किया गया। ये जो देख रहे हैं ये सब मेहराब है। तो बड़े बड़े लंबे लंबे गुंबद, मेहराब और दीवालों पर कलाकारी, ये सारा कुछ गोथिक स्थापत्य कला का ही उदाहरण है। और ये बिल्डिंग हम आपके लिए लेके आए थे कि आप गोथिक स्थापत्य कला को आसानी से समझ जाएं। अब चूंकि चर्च के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान किसका है, पुर्तगालियों का है। चूंकि वो ईसाई धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म वाले सारे लोग चर्च को मानते हैं, तो इस वजह से वो लोग बहुत चर्च का निर्माण वहां पे करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग एक बार यस यस करेंगे। और फिर आगे हम लोग पुर्तगालियों के द्वारा जो शुरुआत में हम बताए थे कि पुर्तगाली जो है सर्वो स्थापत्य कला के स्थापत्य कला कह रहे हैं, समुद्र का स्वामी जब ये बन गए, समुद्र का स्वामी बन गए, तो एक सिस्टम इन्होंने लगाया वैसे लोगों के लिए। हाँ जी बिल्कुल सर, ये सभी याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। और एक एक सॉरी, ये तो अभी बहुत छोटा सा है, अब इसको याद रखने के लिए सॉरी, याद रखने के लिए बार बार आपको क्या करना है, इसको एक एक बार रीडिंग देना है। जैसे ही आप नए क्लास में जुड़ते हैं, पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इस तरह से करते 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 कब आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएंगी आपको भी नहीं पता चलेगा। अलग से दिमाग पे प्रेशर दे करके याद न करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक नियमित रूप से उसको रिवाइज जरूर करते रहना है। बिना रिवाइज किए चीजें याद नहीं होती हैं। और आप सिर्फ रिवाइजन करते रहिए। नए क्लास में जुड़ने से पहले, यानी कि अगला क्लास करने से पहले पिछले क्लास को रिवाइज करके आइए। ठीक है,
तो जब समुद्र का स्वामी कौन बन गया? पुर्तगाली जब समुद्र का स्वामी बन गए तो वो किसी भी अन्य व्यापारियों को वहां से गुजरने ही नहीं दिया करते थे। कहने का मतलब क्या भाई साहब, अगर आपको हम इस रास्ते से जाना है, चूंकि रास्ता हमने खोजा है, तो उस जमाने में पेटेंट जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तो पेटेंट करा लेता। तो वहां पे उसने क्या लगाया? एक व्यवस्था लगाया, सिस्टम लगाया। और वो सिस्टम क्या था? कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? कार्ट्स का मतलब क्या होता है? परमिट। कार्ट्स का मतलब क्या होता है? परमिट। एक ऐसा परमिट जो जो जिसको दिखाने के बाद आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, मतलब उस रास्ते से व्यापार कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से क्या हुआ कि जैसे ही किसी जहाज को या किसी अन्य देश के जहाज को, इवन भारतीय जहाज को भी व्यापार करना है, भारतीय व्यापारियों को भी व्यापार करना है, तो उनको क्या करना है? पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, और जिसको परमिट ये दे दिया जाता था उसके साथ पुर्तगाली जहाज का जत्था, जत्था का मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे जहाज उसके पीछे पीछे चलते थे। इसलिए चलते थे कि उसको मतलब कोई और जो समुद्री लुटेरे वगैरह हैं, वो लोग उनके सामान की मतलब लूटपाट ना कर सके, और पुर्तगाली उनको सुरक्षा देने का काम करते थे। और अगर आप पुर्तगाल से परमिट ना लिए और फिर भी सामान लेके जा रहे हैं, तो किसी अन्य लुटेरों का आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली ही लूट लिया करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत के हुगली में या बंगाल के हुगली वाले क्षेत्र को लूटपाट के लिए कौन इस्तेमाल करता था? बंगाल की खाड़ी को लूटपाट के लिए कौन इस्तेमाल करता था? तो आप क्या कहेंगे? पुर्तगाली ही करते थे। क्योंकि अगर आप परमिट ले लिए तो आप उसके लिए हो गए गेस्ट, वो आपको देगा सुरक्षा। अगर आप नहीं लिए तो वही हो गया आपका दुश्मन, और वहीं पे वो आपको लूट लेगा। ठीक है, किसी तरह से अगर आप यहां से निकल गए तो आगे धर लेगा, आगे से निकल गए तो और आगे धर लेगा। कहीं ना कहीं आपको पुर्तगालियों से ज्यादा खतरा था। और चूंकि पुर्तगाली से कोई सीधा टक्कर इसलिए भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके पास क्या था? समुद्री शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत था। ठीक है, परमिट पुर्तगाली ही देते थे, ये बात हम आपको बता दिए। मुगल बादशाह के जहाजों को भी कार्टेज लेना पड़ता था। हम अभी आपको बताए भारतीय जहाजों को भी क्या करना पड़ता था? कार्टेज लेना पड़ता था। अरमेडा का मतलब क्या होता है? जब जहाजों का समूह, अभी बोले आपको ग्रुप ऑफ जहाज। काफिला का मतलब क्या होता है? सुरक्षा दल, वो आपको सुरक्षा दिया करते थे। परमिट प्राप्त जहाजों को सुरक्षा काफिला दिया जाता था। समुद्री लूटपाट से रक्षा की जाती थी। और विशेष बात क्या है कि काली मिर्च और गोला बारूद के व्यापार पर केवल पुर्तगालियों का अधिकार था। समझ में आया आपको ये बात? यह लाइन आपको समझना है। समझना यह है कि व्यापार अन्य लोग भी करते थे। ठीक है, और उसके लिए उनको परमिट लेना पड़ता था। मतलब दूसरा चीज का व्यापार आप कर सकते हैं। किसका? काली मिर्च और गोला बारूद को छोड़ करके, इन चीजों को छोड़ करके आपको क्या करना है? व्यापार करना है। चाहे आप चाय पत्ती का कर लीजिए, सूती कपड़ा का कर लीजिए, रत्न का कर लीजिए, स्वर्ण का कर लीजिए, या अन्य जो भी चीज आपको पसंद है आप उन चीजों का कर सकते हैं। लेकिन काली मिर्च और गोला बारूद पर एकाधिकार किसका था? तो पुर्तगालियों का ही था। ठीक है, इसका अधिकार केवल पुर्तगालियों के पास था। भारतीयों और अरब जहाजों को इसकी अनुमति कतई नहीं थी। बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता था। किसका? काले मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकता था। इसी कारण वे स्वयं को क्या कहते थे? स्वयं को कहते थे समुद्र का स्वामी। अब ओबियस सी बात है, समुद्र का स्वामी वो अपने आप को क्यों नहीं कहेगा? जिस देश में रह रहा है उस देश को भी उसी से परमिट लेकर के आगे व्यापार करने की अनुमति उसी से लिया जाता था। और परमिट अगर नहीं ले रहा है कोई व्यापारी तो उसको लूटने का काम भी वही करता था, और भारतीय राजा कुछ नहीं करते थे। और उस समय किसका शासन था? सॉरी, थोड़ा खांसी ज्यादा हो गया, माफ कीजिएगा, एक दो दिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुगलों का शासन चल रहा था, और मुगल को भी क्या करना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या तो बता सकते हैं। पास कार्ड के नाम से जानते हैं?
हाँ, पास कार्ड भी कह सकते हैं, परमिट भी कह सकते हैं। सर क्वेश्चन आंसर से याद हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर हाँ, कुछ जब तक पढ़िएगा नहीं क्वेश्चन का आंसर मारिएगा कैसे? और अभी तक हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाए भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर का तो जब सिलसिला शुरू होगा तो इतना लंबा-लंबा, इतना ज़्यादा-ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने होंगे। और उसमें अगर आप देखे हैं तो मॉक टेस्ट उसमें लगा हुआ है, प्रैक्टिस सेशन चलेगा और उसके बाद हम लोग लंबा-लंबा टॉपिक पूरा समराइज़ होगा तो उसको मिक्स करके टेस्ट लेंगे। बोर्ड पे टेस्ट होगा, अभी टॉपिक खत्म हो रहा है, हो गया टॉपिक खत्म, तो हम लोग उसके आधार पर अभी थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कोशिश कीजिए बनाने का बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। ठीक है? चलिए, अब आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या आप लोग इससे पिछले वाले क्लास में, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। दोबारा से हम चार्ट बना दिए। पिछली क्लास में हम हाथ से लिखने का काम किए थे, कुछ हद तक हमने उसको अच्छे से लिखा भी था। उम्मीद है आप लोग भी कॉपी में लिख के चार्ट बनाने का काम किए होंगे और इसमें से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक छोटा सा ट्रिक आपको लिखाया गया था, PED पेड। अच्छा, पेड का स्पेलिंग कुछ भी होता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। पेड कर दे। अच्छा, ये दे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आपका मन कर रहा है तो ऐसे भी लीजिए, पेड कर दे फीस। एक्चुअली हमको मतलब सिर्फ है। ठीक है, तो पी से क्या हो गया? पुर्तगाल, ये लीजिए गाल हो गया। ई से इंग्लैंड हो गया, ये लैंड हो गया। डी से आपका डच हो गया, ये। डे से आपका डेनिश हो गया, ये कहाँ गया? और एफ से आपका क्या हो गया? ये फ्रांस। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर आपको याद है, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप आसानी से इसके क्रम को याद रख सकते हैं। हाँ, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस क्रम को आप याद रख सकते हैं। ये क्रम ही आपसे पूछा जाएगा, कूट दे देगा, मैच द फॉलोइंग दे देगा। इसमें आपको एक तरफ स्थापना वर्ष लिखा हुआ है, याद करने जाएंगे कुछ नहीं। पुर्तगाल 1498 में स्थापना हुआ, 1498 में आया। मूल देश पुर्तगाल ही था, अंग्रेज मूल देश इंग्लैंड था, 1600। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं पे 1599 और कहीं पे आपको 1600 लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है सर जी गलत पढ़ा दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कहीं पे 1599, कहीं पे 1600 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 या 1600 में होती है, 1608 में भारत आता है। ठीक है, ये जो क्रम है ये किसका क्रम है? ये स्थापना का क्रम है। किसका है? स्थापना का। ऐसा नहीं कि आगमन में जाके टिक मार लीजिएगा। आपको अगर कूट में हो सकता है कि 2 दिया रहे स्थापना और 2 दिया रहे आगमन का, भारत आने का समय। आगमन मतलब भारत में कब आया, तो उस क्रम को भी आपको याद रखने का काम करना है। ठीक है, पेड कर दे। इस किसका क्रम है? स्थापना का क्रम है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। 1498 में कंपनी का स्थापना होता है, 1498 में भारत आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 या 1600 में होती है और वो भारत आता है 1608 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में और भारत आता है 1605 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1616 में और 4 साल का गैप लेके 1620 में भारत आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और यह भी 4 साल का गैप लेके 1668 में भारत आता है। इसी तरह से आपको भी याद करना है और ये याद कैसे होगा, तो 2 से 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ एकदम टक 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 प्रिंट एकदम दिमाग में छपते चला जाएगा। इस कंपनी का मूल देश क्या है? वो है आपका फर्स्ट, प्रथम कोटि कहाँ हुआ, तो अब इसको यहाँ से याद कीजिए। पुर्तगालियों की प्रथम कोठी कहाँ बनाई गई? कालीकट में। आपको अगर याद हो तो वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट आया था। इंग्लैंड की प्रथम कोठी कहाँ बनाई गई? सूरत में। हॉलैंड यानी डच को किसको कहा जाता था? तो हॉलैंड के जो निवासी हुआ करते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? डच कहा जाता था। ठीक है, तो कार्नेलियस डचमैन मसूलीपट्टनम, मतलब डचों का जो प्रथम कोठी बनाया गया कहा? मसूलीपट्टनम में। डेनमार्क, ये डेनमार्क, डेनिश जो है वो कहाँ से थे? तो डेनिश किसको कहा जाता था? तो डेनमार्क के जो निवासी हुआ करते थे जो भारत में आए व्यापार करने, उनको डेनमार्क मतलब डेनिश कहा जाता था। और एक ट्रैंकोबार होता है, ट्रांकेबार, ये एस सौ यहाँ पे नहीं है, आप लोग इसको हटा दीजिएगा। ट्रांकेबार, ट्रांकेबार है।
ट्रांकोबार इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांकोबार। तो वो डेनमार्क की राजधानी पहला जो भारत में बनाया गया वो कौन था? ट्रांकोबार था। फ्रांस का कहाँ बनता है? सूरत में। और इसको थोड़ा थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि देखिए, अंग्रेजों का अंग्रेजों का जो प्रथम कोठी बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? तो वो भी सूरत में बनाया गया। ठीक उसी तरह से फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी बनाई गई वो कहाँ बनाई गई? सूरत में बनाई। तो इस तरह से आपको क्या करना है? इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अपना कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा पुर्तगाल कंप्लीट रूप से खत्म हुआ, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे उसका प्रशासन हो, चाहे उसके प्रभाव हो, कारण हो, पतन हो, सब कुछ खत्म हो गया। अगले में हम लोग पेड कर दे फीस में। पी पूरा पूरा पढ़ लिए हैं। पी में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइए कमेंट करके हमको बताइए कि पी में किसी को कोई दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तो ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया करके लिखिए, ताकि पता चले कि हाँ टॉपिक आज खत्म हो गया पुर्तगाल का। और इसके ऊपर अभी हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। सर अब पूछिए हम लोग से। हाँ हाँ, आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है। अब आपको क्वेश्चन देना पड़े, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे। सौम्या ठाकुर जी ओके, पल्लवी जी ओके, रंजू कुमारी याद है सर, वेरी गुड। रंगीला कुमारी ओके सर, ओके सर, ओके सर, नो सर। बबीता जी नो सर, क्या हो गया? क्यों नहीं याद है? टॉपिक खत्म हो गया या टॉपिक नहीं खत्म हुआ? क्या बोल रहे हैं? सीधा नो सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन सिर्फ बड़ा कर देते हैं। एक बार आप पढ़िए और उसका आंसर। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आए थे? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं आंसर बी। सारे लोगों का आंसर है बी। क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बी। दूसरी बार पूछा था, यही आपको ध्यान से कुछ करना था कि वास्को डिगामा के बारे में पहली बार का पूछ रहा है, तीसरी बार का पूछ रहा है कि दूसरी बार का पूछ रहा है। तो वास्को डिगामा कब आया था? पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में आया था। और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हो गई थी तो उसका कब्र भी कहाँ है? कोचीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डिगामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह, यानी कि उसी को हम लोग कालीकट मालाबार तट पर जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मालाबार तट क्या होता है, कोंकण तट क्या होता है, काठियावाड़ तट कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे तट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप मालाबार तट, केरल का जो समुद्री किनारा है वही कहलाता है हमारा मालाबार तट। और वहीं पे एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह। और उस बंदरगाह पर सबसे पहले किसकी सहायता से आया था? तो वो सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त, अब्दुल मजीद। कमाल है। मुनीद लिख दिया हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है, अब्दुल मजीद होगा। इसको क्या कर लेंगे? अब्दुल मजीद। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये तो
50 बार हम खुदे बोल दिए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 1498। ये हल्का क्वेश्चन था इसलिए इसको छोड़ दिए। ये दिखाने का मतलब बस इतना सा है कि देखिए क्वेश्चन आपको इसी के आसपास से पूछा जाएगा, यही फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट। ये टीआरई 4 या में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बीपीएससी के द्वारा ही पूछे जाएंगे। बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए अन्य एग्जाम में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम वो क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? आप खुद ही बता दीजिए कि कौन हुआ था। पुर्तगाली, ये रहा पुर्तगाली प्रथम वायसराय कौन हुए थे बताइए। प्रथम वायसराय उसी को कहते हैं, गवर्नर को ही वायसराय कहते हैं। कई एक बार क्लास में कई दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर सही हो। और बताइए कौन है? अल्मेडा, अल्मेडा बिल्कुल सही जवाब है सारे लोगों का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के आंसर कीजिएगा, वैसे तो हल्का ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कौन निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? हम आपको बताए थे किसने स्वागत किया था। बी बिल्कुल गलत जवाब है आपका, अगर आप इसका दे रहे हैं तो। जमोरीन करेक्ट जवाब है। जमोरीन, अब आप लोग को हम बताए थे कि जमोरीन क्या है। जमोरीन कोई राजा नहीं है बल्कि राजा को मिलने वाला उपाधि है। एग्जाम्पल देके समझाए थे कि जैसे जार का उपाधि रसिया के राजा को दिया जाता था, ठीक उसी तरह का ये क्या था, उपाधि था। अल्बुकर्क के बारे में आपको बताया गया था कि अल्बुकर्क क्या है। तो अल्बुकर्क पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। आज के ही क्लास में हम लोग पढ़े थे कोरिया, गेस्पर कोरिया का संबंध यहाँ से नहीं है। अल्मेडा प्रथम क्या है, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर है। समझ में आ गया? ठीक है, इसका संबंध किसी से नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद हम लोग अपना क्लास रैप अप करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करने का काम कीजिएगा। और बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से आप लोग पढ़े हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? लीजिए आ गया इसका आंसर, तो हम अभी तुरंत बता दिए हैं, फिर भी आप लोग बोलिए जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। और ये आंसर है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बारे में आप जानते हैं, 17 मई 1498 को वो आए थे। भारत को यूरोप से भारत को आने वाले पहले समुद्री मार्ग के खोजकर्ता के रूप में वास्को डिगामा को जाना जाता है। दूसरा व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज कौन थे? तो वास्को डिगामा से पहले जो चले थे, कहां से? पुर्तगाल से। किसकी खोज में? भारत की खोज में। लेकिन वो भारत तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचली बिंदु पर पहुंचे और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? केप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तूफानी अंतरीप के नाम से जानते हैं। अगला है आपका जॉर्ज ऑक्सडन, उनका संबंध यहां से नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए लूटपाट किसने अड्डा बनाया था? लूटपाट का अड्डा हुगली को किसने बनाया? बंगाल की खाड़ी को किसने बनाया? क्या मैंने आपको पढ़ाया है? हाँ बिल्कुल पढ़ाया है। तो आप आंसर देने का काम करेंगे कि किसने बंगाल, या फिर बंगाल मतलब हुगली को ही, हुगली नदी वहां बहती है, उसको लूटपाट का अड्डा बनाने का काम किया था। तो कौन किया था? ए ए पुर्तगालियों ने। करेक्ट जवाब। आप लोगों ने क्लास में लगता है बहुत ध्यान से सुना है आप लोगों ने। अब हम
इसमें फ्रांसीसियो ने, डेनमार्क ने, सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन एक कूट का क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का काम करेंगे। चलिए, अब वास्को डिगामा का संबंध, वास्को डिगामा का संबंध किससे है ये बताने का काम करेंगे। वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, ठीक है। अब इसका आंसर निकालने का आपको काम करना है। फटाफट आंसर निकालिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। अगर आप आंसर निकाल पाते हैं तो बी, बी का मतलब हो गया दू। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अब इतना जल्दी आंसर निकालने, इसका मतलब आप पांचों का पांचों पढ़े नहीं है। आपके पास क्या है, टेक्निक है। क्या टेक्निक है, सर सिखाए हुए थे सीटेट के एग्जाम के समय कि सबको पता है वास्को डिगामा मतलब पुर्तगाल। तो एक आदू, एक आदू, एक आदू यहाँ नहीं है, एक आदू यहाँ नहीं है, एक आदू यहाँ नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी चीज जानने का हमको जरूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिए। अभी जब पहला क्लास हम लोग किए थे तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन, दू का एक, बी का एक हो गया, स्पेन के थे। कैप्टन कुक हमारा कहाँ के थे, तो ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, ठीक है। और वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस अपने ट्रिक का भी इस्तेमाल हमको करना है, ठीक है। फिर अब इसका आंसर आप निकालने का कोशिश कीजिएगा। अपने दिमाग से इसका आंसर तुरंत निकालने का कोशिश कीजिए। बताइए, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड में बताइए इसका आंसर। कैप्टन कुक के बारे में अभी आपने पढ़ा है, पिछले स्लाइड में ही कैप्टन कुक, ये कैप्टन कुक लिखा हुआ है। कैप्टन ब्रेस कैब्रल, तस्मान हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूजीलैंड है, ये गलत लिखा हुआ है। न्यूजीलैंड इसको पढ़िएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। बी, बी आंसर दिए हैं ना, हाँ सब लोग बी दिए हैं। देखिए न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, कैप्टन कुक। न्यूजीलैंड का संबंध किससे है, कैप्टन कुक से है। ब्राजील का संबंध तास्मान हॉलैंड से है। और ऑस्ट्रेलिया का संबंध भी कहां से हो जाएगा, बी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संबंध हो जाएगा आपका अल्ब्रेज कैब्रल और तस्मानिया, तस्मान हॉल, ठीक है। तस्मान हॉलैंड नहीं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वो दोनों एक ही क्षेत्र का है। इस वजह से एक ही व्यक्ति है, नाम मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा। ये नाम आपको 2 बार दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन जब आप मैप पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आसपास में है, एक ही व्यक्ति के द्वारा ही किया गया था। इस वजह से ऑप्शन में दोनों नाम सेम सेम है, ठीक है।
और अगर कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर में अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करें। इसके अलावा आप कमेंट के अलावा कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और इसके आगे किस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, क्या है, पी ई डी। हम लोगों का पी पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे ई नहीं पढ़ेंगे। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई को अभी स्टॉप करेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, फिर डी ई डेनिश पढ़ेंगे, डेनिश के बाद फ्रेंच पढ़ेंगे और उसके बाद इंग्लैंड पढ़ेंगे। और इंग्लैंड जब स्टार्ट करेंगे तो सीधा स्टार्ट ही रह जाएंगे, पूरा के बार 1948 तक आ जाएंगे। इसलिए इसको छोड़ करके आगे का अगला क्लास जो हमारा होगा इसके आगे का होगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंग्लैंड। और इंग्लैंड जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा 1948 तक आने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।